brought to you by American Pistachios. एक बहुत बड़ी संख्या सोचते हैं, 143 करोड़। इसमें से एक घट जाए तो क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। कुछ भी तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सुर्खियां बन रही हैं, बयान आ रहे हैं। बिहार में पुल गिरा है, किसी को साजिश दिख रही है तो किसी को कुछ और। पर 143 करोड़ में जो एक घटा नजर आ रहा है, एक गार्ड, एक मजदूर जो उस पुल पर तैनात था, जिसके बारे में 2 दिन से कुछ पता नहीं, उस विभाष कुमार के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। 1700 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पुल उद्घाटन से पहले 2 बार टूट गया। मुख्यमंत्री कह रहे पुल में दिक्कत थी तो गिरेगा। उप मुख्यमंत्री जब विपक्ष में थे तब कार्रवाई की बात कहते थे, अब क्या कह रहे? और तब सरकार के साथ रहा विपक्ष माने भाजपा, अब क्या कह रही? मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की मांग हो रही है। इस पूरे कोलाहल में मुख्य बात पर सबसे कम फोकस है कि पुल की सुरक्षा में तैनात वो गार्ड विभाष कुमार 2 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया कि कहाँ है। आज की बड़ी खबर में बात होगी भागलपुर में टूट कर गिरे पुल की। साथ ही बात करेंगे महिला पहलवानों की भी, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली नाबालिग पीड़िता ने अपने आरोप वापस ले लिए हैं या नहीं, असमंजस बरकरार है। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। पुल ढहने की घटना के 2 दिन बाद बिहार सरकार ने पुल बनाने वाली कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम ने कंपनी से पूछा है कि क्यों ना आपको ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाए। कंपनी को जवाब देने के लिए 15 दिन का वक्त दिया गया। साथ ही रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को काम की क्वालिटी पर नजर रखने की वजह से सस्पेंड किया गया। बिहार सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पुल गिरने के पीछे बीजेपी को बताया, तो बीजेपी ने पूछा 1 साल में 2 बार पुल गिर चुका, लेकिन कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इधर मामला पटना हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई। हाईकोर्ट में वकील मणिभूषण सेंगर ने जनहित याचिका दायर कर पुल के निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और मांग की कि कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए, सभी प्रोजेक्ट्स पर कंपनी की रोक लगाई जाए। ये अब तक के अपडेट्स हैं, लेकिन पूरी कहानी समझने के लिए कुछ पीछे चलना होगा। गंगा नदी बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटती है। नदी के उत्तरी किनारे से लगा बिहार अपेक्षाकृत पिछड़ा माना जाता है और इसकी एक बड़ी वजह है कनेक्टिविटी। दक्षिण बिहार, जहां पटना जैसे बड़े शहर हैं, वहां तक जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। इसीलिए केंद्र और बिहार दोनों सरकारें जगह जगह गंगा नदी पर पुल बनवा रही हैं, ताकि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का फर्क खत्म किया जाए। इसी क्रम में आया 23 फरवरी 2014 का दिन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसके तहत नेशनल हाईवे 31 और नेशनल हाईवे 80 को आपस में जोड़ा जाना था। बीच में गंगा नदी पर 4 लेन का पुल, जिसकी लंबाई 3.1 किलोमीटर। पुल के अलावा एक तरफ 4 किलोमीटर और दूसरी तरफ 16 किलोमीटर लंबी सड़क भी बननी थी। प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 23 किलोमीटर, लागत 1710 करोड़ रुपए। इस पुल के बनने से भागलपुर और खगड़िया जिले के बीच की दूरी तो कम होती ही, झारखंड के साहिबगंज आने जाने में भी सहूलियत होती। पुल को मार्च 2019 तक बनकर तैयार हो जाना था, नहीं हो पाया। फिर डेडलाइन 2020 तक बढ़ाई गई, फिर भी नहीं पूरा हुआ। 1 बार 2 बार नहीं, बल्कि कुल 7 बार काम पूरा होने की डेडलाइन मिस हुई। लास्ट डेडलाइन थी दिसंबर 2023 की, जो अब फिर बेमतलब साबित हुई है। जबकि पुल के स्ट्रक्चर का काम 83% तक और अप्रोच रोड का काम 45% तक पूरा हो चुका था। अब कहा जा रहा है कि पुल का काम पूरा होने में फिर करीब 2 साल का वक्त लग सकता है। तो इस पर कुछ हिस्सा ढह भी गया। पिछले 2 दिन से आप इसे देख रहे हैं, एक बार फिर से नजर डालते हैं। 4 जून 2023 शाम करीब 6 बजे बिहार का भागलपुर जिला खगड़िया अगवानी सुल्तानगंज के बीच गंगा नदी पर बन रहा पुल अचानक दरकता है। सबसे पहले निर्माणाधीन पुल का एक खंभा धंसता है, फिर पुल एक तरफ झुकता है, आसपास हड़कंप मचता है, लोग इधर उधर भागते हैं और देखते देखते पुल के 3 पिलर और उसके ऊपर का स्लैब गंगा नदी में समा गया। पुल गिरा तो नदी में ऊंची लहरें उठी, करीब 2 किलोमीटर तक धमाके की गूंज सुनाई दी। इस पुल के बारे में एक और दिलचस्प या कहें शर्मनाक बात यह भी है कि पुल बनने से पहले ही 2 बार गिर चुका है। पिछले साल अप्रैल 2022 में तेज हवा और आंधी की वजह से इस निर्माणाधीन पुल का एक हिस्सा गिर गया था। इस घटना के लिए शुरुआत में ढीली केबल और तार को जिम्मेदार बताया गया था। हालांकि इसमें जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इस घटना की जांच के लिए बिहार सरकार ने IIT रुड़की और NIT पटना के एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई थी। इसकी फाइनल रिपोर्ट, जैसा कि सरकारी रपटों के साथ होता है, अभी तक नहीं आई है। यानी 1700 करोड़ रुपए का पुल गंगा में समा चुका है 2 दफा। यहाँ ये समझना जरूरी है कि इन सब के बावजूद हमें नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ।
पर यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि कैसे भ्रष्टाचार और प्रोजेक्ट में होने वाली लेट लतीफी का नुकसान हमें और आपको उठाना पड़ता है। जब 34 पिलर का ब्रिज है जो कि भागलपुर के सुल्तानगंज से शुरुआत होते हुए अगुवानी चला जाता है, जो कि खगड़िया में आता है, उसको कनेक्ट करता है, नॉर्थ साउथ को जोड़ने वाला ब्रिज है। एक ब्रिज आपका सबसे पहले इधर मोकामा हो गया, पटना से आगे चलते हैं तो मोकामा में ब्रिज है जो कि नॉर्थ साउथ को जोड़ता है। फिर मोकामा से फिर आगे जाइएगा तो खगड़िया मुंगेर को जोड़ने वाला, खगड़िया मुंगेर और भागलपुर के बीच, विक्रमशिला के बीच में ये बीच का ब्रिज था, जो कि एक डिस्टेंस को आपको कम कर देता। किसी को अगर भागलपुर जाना है, देवघर जाना है, गोड्डा जाना है, जमुई जाना है, तो जो सहरसा, सुपौल, बेगूसराय, समस्तीपुर, यहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनको आसानी हो जाएगी पार करने में। ये तो ब्रिज का इंपॉर्टेंस है। 1700 करोड़ का इसका प्रोजेक्ट है, 3.1 किलोमीटर का लेंथ है। मैं बता रहा था कि वो 34 पिलर का ब्रिज है। 34 पिलर के ब्रिज में क्या होता है कि एक ब्रिज से जब दूसरे को आप जोड़ते हैं तो उसको उसके बीच में थोड़ा सा गैप वो छोड़ देते हैं, इसके लिए कि एक उसको अलग उसकी टेक्नोलॉजी होती है उसकी जोड़ने की। लेकिन जब अप्रैल 30 2022 को इस ब्रिज का एक सुपर स्ट्रक्चर गिरता है, पिलर नंबर ये 5 या 6 पर, एग्जैक्ट पिलर मुझे याद नहीं, गिरता है लगभग 100 मीटर का सुपर स्ट्रक्चर, उसको कास्टिंग जो भी कर सकते हैं, वो जो गिरता है, तब इसके डिजाइन पर सवाल आता है। डिजाइन पर जब सवाल आता है तो पिछले साल के जून से लेकर के दिसंबर तक में 3 टीमें जाती है, एनआईटी पटना की टीम, आईआईटी मुंबई, आईआईटी रुड़की। 3 टीम ने इंडिपेंडेंट स्टडी करके अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और इस तीनों की फाइंडिंग मोर और लेस सेम है, लेकिन रुड़की की फाइंडिंग मोर स्पेसिफिक लगी, जिसने बताया कि इस पुल के डिजाइन में ही फॉल्ट है। अब आप उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने एक और इंडिपेंडेंट स्टडी कराई, जिसने कहा कि इसके डिजाइन में वास्तव में प्रॉब्लम है। इसका कोई भी अगर काम होगा तो प्रॉपर एक्सपर्ट के मॉनिटरिंग में हो। यहाँ हमको जो जानकारी मिली, गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड नहीं बोली है, कि आईआईटी रुड़की ने यहाँ तक कहा था कि इसकी पूरी डिजाइन को रिविजिट करने की जरूरत है। तो मेरा ये सवाल है, सिंपल सवाल है कि जब डिजाइन में फॉल्ट था तो व्हाई यू वेंट अहेड विद द कंस्ट्रक्शन। आप अभी 9, 10, 11, 12 पर काम हो रहा था, 9 पर काम हो रहा था जो ब्रिज गिरा है, तो आपने क्यों किया उस पर? ये जब फॉल्ट था तो इसको रिविजिट कर लेते, उसको फॉल्ट का क्या करेक्शन था, और उसमें गवर्नमेंट ऊपर से टॉप टॉप अपने कवर अप करने के लिए शाम को बोल देते हैं रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और इवन द आरसीडी मिनिस्टर, ये प्लान्ड था। नेक्स्ट डे वही आप ही की सरकार के चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं ये पुल गिरी थी, पुअर क्वालिटी वर्क था। तो आपका तो पूरा एक तरह से जिम्मेवारी की कंप्लीटली, ये इतने बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी उसकी जिम्मेवारी है, और फाइनली जिम्मेवारी ये सरकार की जिम्मेवारी है कि इतना बड़ा मेजर आप प्रोजेक्ट किसी को देते हैं, इतने बड़े कंस्ट्रक्शन, उस मिट्टी की जांच होती है, कितने स्टडी के बाद ब्रिज बनता है, और साल भर में आपका 2 बार ये ब्रिज बनता है, तो ऑफकोर्स देयर इज सम प्रॉब्लम। अब गवर्नमेंट हैज टू लुक, हेड शुड रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी फिक्स। हाँ, सैरिया की जो बाइंडिंग होती है तार से, वो गैप छोड़ छोड़ के बांध देते हैं। एक तो उसकी वजह से वो लूज हो जाता है, और लूज हो जाता है तो सरिया टेढ़ी हो जाती है, टेढ़ी होने पर सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने के बाद वो सरक जाता है। दूसरी चीज है कि उसका एक्सपेंशन गैप जो 2 स्लैब के बीच में जगह होती है, वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो ज्यादा हो जाता तो जितना गैप रहता उतना पुल का स्लैब सरक जाता है। तब में यही दिक्कत होती है। लेबर उसको बाइंडिंग का काम करती है, वो पूरा सरिया छोड़ छोड़ के बांध देती है, उसी में स्लैब लग जाता है, उसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अब लापरवाही का कारण यही होता है कि लोग साइड पे जाए न, बाइंडिंग न देख पावे, चेक न कर पावे, कितनी सरिया लग रही है, उसका मेजरमेंट ठीक से न हो, यही सब कारण होते हैं। अब जैसे 4 जॉइंट है, जिसमें 2 बांध दिए, 2 छोड़ दिए, तो लूज हो ही जाएगा। में जब स्लैब कास्ट हो जाता है, कास्ट होके नीचे ही उसकी तराई पूरी तरह से हो जानी चाहिए। कम से कम 15 दिन उसकी तराई होनी चाहिए। उस पर मिट्टी से मेड़ बांध के पानी हमेशा भरा रहना चाहिए, पाइप लेके आदमियों को तराई करते रहना चाहिए। वो 4 दिन 10 दिन में प्रिकास्ट हुआ, उठाए ले जाके गिरा दिए, गिरा के उठा के रख दिए, तो गिरेगा ही, टूटेगा। जब क्रैक होता है तो टूटता है, सिकुड़ता है। नहीं, ठेकेदार का भुगतान नहीं होता है, वो काम नहीं करता, काम रोक देता है। उससे कहा जाता है कि काम क्यों नहीं हो रहा है, तब वो कहता है पैसा नहीं है। उसका नहीं रहेगा तो काम कहाँ से करेगा ठेकेदार।
काम जो करता रहा उसका पेमेंट रुका रहता है, कितना पैसा लगा काम करेगा। जब मशीन सब ठेकेदार की मशीन रहती है, वो अपना काम करता, अपना नुकसान करता, उसका अलग से उसको पेमेंट थोड़ा होता है। हालांकि राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जो कि पथ निर्माण विभाग के भी मंत्री हैं, उनका कहना है कि जब पहली बार पुल गिरा तब वे नेता प्रतिपक्ष थे और पुल की डिजाइन में गड़बड़ी को लेकर उन्हें पहले से आशंका थी, जो सही साबित हुई। जब पहली बार ये घटना हुई थी, जब हम नेता विरोधी दल थे, तो उस समय जो सेगमेंट जो टूटा था उसको लेकर के हम सब लोग आशंका में थे, शक में थे कि भाई इसकी पूरी तरीके से, चाहे स्पैन हो, स्ट्रक्चरल हो, सारी सेगमेंट्स की जो है हम लोग जांच करा लें, उसके बाद जो हम लोग कोई कदम उठाएं। हमने नवंबर में रिव्यू मीटिंग भी की थी पथ निर्माण विभाग की, जिसमें हम सब लोगों ने निर्देश दिया था कि इसकी जांच होनी चाहिए। सारे संस्थानों को हम लोगों ने अप्रोच किया और आईटी रुड़की को हम लोगों ने खास तौर पे माना कि इसका जो रिपोर्ट होगा उस आधार पे हम लोग काम करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि डिजाइन में कमी थी, इसलिए पुल के हिस्से को तोड़कर फिर से गिराने का फैसला किया गया। बिहार सरकार के अधिकारियों ने भी यही दावा किया था कि जो वीडियो आया वो एक डिमोलिशन एक्सरसाइज का था, यानी पुल को नियंत्रित तरीके से गिराया जा रहा था। अगर वास्तव में ऐसा था तो ये समझ से बाहर है कि इसकी चपेट में सिक्योरिटी गार्ड कैसे आ गया। अगर पुल नियंत्रित तरीके से गिराया जा रहा था तब तो वहां दूर दूर तक कोई होना नहीं चाहिए था। पूरी सरकार एक ही लीक पर है कि जांच के आदेश दिए गए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पर सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष रहते उन्होंने जो आशंका जताई थी उस पर पथ निर्माण विभाग का मंत्री बनने के बाद तेजस्वी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? अपने विभाग में तो कार्रवाई कर ही सकते थे। खैर, अब तेजस्वी के सीनियर यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुनिए। भागलपुर में जो हुआ है, अभी कुछ समय पहले एक बार और हुआ था, तो उसी समय हमने कहा ऐसा क्यों हुआ है, और जबकि हम इसको बनाने के लिए हमने बहुत पहले तय किया था। हमने 12 में ही देखा, अब 14 से काम शुरू हुआ। अब जिसको भी दिया गया है एजेंसी, अब इतना देर क्यों हो रहा है? और एक गिर गया था तो उस समय भी हमने कहा था, 1 साल पहले की बात है। अब फिर जब 2 हो ये फिर गिरा है, कल ही हमको पता चला है, तो तुरंत हमने विभाग के सब लोगों को कहा कि जाकर के देख लीजिए और तुरंत एक्शन लीजिए। ये कोई तरीका नहीं, अब तक तो हो जाना चाहिए था जी। बहुत हो गया है, देर हुआ है, तो काहे के लिए ऐसा कोई होता है, एजेंट कोई बना रहा है, इतना देर क्यों कर रहा है? मुझको बड़ा तकलीफ हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि उसको तत्काल देखिए। और ठीक नहीं बना रहा है तभी गिर जा रहा है भाई। इसका मतलब उसको तो और मजबूती से बनना चाहिए था, बन करके और तैयार हो जाता, लोगों को कितनी खुशी थी। एक पुल जिसका शिलान्यास मुख्यमंत्री 9 साल पहले किया, उद्घाटन से पहले 2 बार गिर चुका। मुख्यमंत्री कह रहे हैं पुल ठीक नहीं बन रहा था इसलिए गिर गया। सीधा सा सवाल है कि अगर पुल ठीक नहीं बन रहा था तो जिम्मेदार कौन है? क्योंकि भले ही सरकार में सहयोगी दल बदलते हों, लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे और उन्हीं के हिसाब से सरकार चल रही थी। इधर विपक्षी दल बीजेपी ने इसे विकास का नीतीश मॉडल बताया और कहा लोगों ने देखा हवा में पुल कैसे ध्वस्त होता है। बिहार सरकार का भ्रष्टाचार का पोल खोल दिया और जिस प्रकार से सरकार के द्वारा, क्योंकि आपको पता होगा कि यह पुल, इसका डिजाइन और इसकी स्वीकृति उस समय हुआ जब माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसके पथ निर्माण मंत्री थे, और इसके बाद पथ निर्माण मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में जब एक बार पुल का टूटा और उस टूटने के बाद विधानसभा में क्वेश्चन आया, उस समय में भी सरकार स्पष्ट भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया। बीजेपी नीतीश तेजस्वी से इस्तीफा मांग रही। दूसरी तरफ सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव ने पुल गिरने के पीछे बीजेपी को जिम्मेदार बताया। बीजेपी के लोग किए हैं, पुल तो वही लोग गिरवाए हैं, हम लोग तो बना रहे हैं, वो लोग गिरा रहे हैं। खगड़िया सुल्तानगंज के बीच बन रहे पुल के ढहने की घटना के बाद सवाल पुल बना रही कंस्ट्रक्शन कंपनी पर भी उठ रहे। विपक्षी दलों ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पुल बना रही कंपनी का नाम SP सिंगला कंस्ट्रक्शन है। ये हरियाणा की कंपनी है। वेबसाइट के मुताबिक इसने बिहार में 8 नदी पुल, 3 एलिवेटेड रोड और 2 केबल ब्रिज प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। अभी राज्य में 5 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। पटना को हाजीपुर और उत्तर बिहार से जोड़ने के लिए बन रहे एक पुल का काम सिंगला कंपनी को मिला है। लंबाई है 14 किलोमीटर और लागत है करीब
3,000 करोड़ रुपए की। पटना को छपरा के दिघवारा से जोड़ने के लिए 14.5 किलोमीटर लंबे पुल का काम भी इसी कंपनी के पास है। इसकी लागत भी करीब 3,000 करोड़ रुपए है। मोकामा में गंगा नदी पर औंटा और सिमरिया को जोड़ने के लिए नया पुल बन रहा है, लागत है 1200 करोड़। मोकामा में ही राजेंद्र सेतु है जो बिहार में गंगा जी पर पहला पुल था। इसने पहली बार उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ा था। इस पर से ट्रेन और सड़क का ट्रैफिक दोनों गुजरते हैं। ये अब जर्जर हो रहा है, इसीलिए नया पुल तेजी से बनाया जाना है। इस कंपनी ने ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कई प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी इससे पहले चर्चा में तब आई थी जब मई 2020 में 3 बच्चों की मौत कंक्रीट स्लैब गिरने से हो गई थी। हादसा पटना में लोहिया चक्रपथ के कंस्ट्रक्शन दौरान हुआ था। भागलपुर में पुल गिरने की घटना पर कंपनी की तरफ से अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। ये थी बिहार की खबर। अब चलते हैं दिन की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। 30 मई को पहलवानों का प्रदर्शन हरिद्वार से उठा, तब मध्यस्थता करने आए भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का वक्त मांगा था। टिकैत ने इसके बाद सर्व खाप पंचायत बुलाई थी और खाप पंचायत ने सरकार को हफ्ते भर का अल्टीमेटम दिया था कि अगर बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो किसान आंदोलन जितना बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे। मियाद पूरी होने से ठीक 3 दिन पहले खबर आई कि बृजभूषण के खिलाफ जिस नाबालिग ने मुकदमा दर्ज कराया था उसके पिता ने शिकायत वापस ले ली। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से छापा कि 17 साल की पीड़िता ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के तहत अपने पिता और दादा की मौजूदगी में एक मजिस्ट्रेट के सामने नया बयान दर्ज कराया। इस स्टेटमेंट को न्यायालय के सामने साक्ष्य माना जाएगा। बयान बदलने का दावा बृजभूषण के वकील भी कर रहे हैं। पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, पटियाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ट्रायल कोर्ट है कनाट प्लेस थाने की, वहीं हमारा केस था जो संसद मार्ग पर बैठे हुए थे उस पर हटाने के लिए, और उसी कोर्ट में अब ये मामला पहुंचा है। उन्होंने विड्रा किया है अपना 160 CRPC का जो स्टेटमेंट था, जो बयान दिया था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है पॉक्सो में, जो पढ़ा जाता कोर्ट में। अब उन्होंने इस आशय के साथ वापस ले लिया है कि हमसे शायद गलत दे दिया गया था, गलत दे दिया है। वो अपने को बचाने के लिए उन्होंने किया है। पीड़िता के साथ क्या क्या हुआ पिछली FIR में उसके पिता ने विस्तार से बताया था। 10 मई को दर्ज बयान में आरोप लगाए गए थे कि बृजभूषण सिंह ने फोटो खींचने के बहाने उनकी बेटी को जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, कंधे को दबाया और फिर अनुचित तरीके से शरीर को छुआ। FIR दर्ज करवाते वक्त पिता का कहना था कि लड़की बहुत परेशान थी, बृजभूषण के कर्म उसे अब तक डराते हैं। हालांकि अब नाबालिग के पिता मीडिया से बात नहीं कर रहे। उनसे जुड़ी आखिरी खबर द प्रिंट ने छापी जिसमें दावा किया गया कि उन्होंने पीड़िता के पिता से बात की और वो बयान बदलने वाली खबर का खंडन कर रहे हैं, उसे फर्जी बता रहे हैं। पहलवान भी यही कह रहे हैं कि खबर झूठी है। सुनिए साक्षी मलिक के पति सत्यव्रत कादियान ने प्रेस से क्या कहा। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहाँ पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। हमने आपको दोनों तरफ की कहानियां सुनाई। हम जो अपनी तरफ से कंफर्म किया वो ये कि नाबालिग पीड़िता ने बयान दर्ज करवाया है। नए बयान का कंटेंट मैटर क्या है इस बारे में अभी जानकारी नहीं, क्योंकि ये बयान फिलहाल एक सील बंद लिफाफे में अदालत के पास है। शुरुआती FIR में बृजभूषण पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 और महिला का शील भंग करने और यौन उत्पीड़न से जुड़ी IPC की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। 2012 में पॉक्सो बनाया गया कि यौन उत्पीड़न के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत कानूनी ढांचा बने, सख्त सजा के प्रावधान। पहलवान मामले में FIR चाहते थे जो कि हो गई। अब चूंकि धाराएं गंभीर थी इसलिए पूछा जाने लगा गिरफ्तारी कब होगी। जब मांग ने जोर पकड़ा तो बृजभूषण ने पॉक्सो पर ही सवाल उठाया। अयोध्या में साधु संतों ने कथित महाजन चेतना रैली की घोषणा की और पॉक्सो को डाइल्यूट करने की मांग की। हालांकि रैली बाद में कैंसिल कर दी गई। गिरफ्तारी होने न होने को लेकर 1 जून के ललन टॉप शो में हमने कानूनी विशेषज्ञों से बात भी की थी। एडवोकेट नेहा रस्तोगी ने बताया था कि अगर किसी के खिलाफ पॉक्सो का केस दर्ज होता है तो तुरंत गिरफ्तारी के प्रावधान निर्देशित हैं, पर हमने देखा बृजभूषण अरेस्ट नहीं हुए। अब पीड़िता के एक नए बयान की बात चल रही है, पर चूंकि जानकारी पूरी नहीं तो अभी कहना मुश्किल है कि बदले हुए बयान के बाद क्या पॉक्सो की धाराएं बदलेंगी या उन्हें हटा लिया जाएगा। पॉक्सो पर कंफ्यूजन बना। इस बीच बीते रोज यानी 5 जून की सुबह खबर उड़ाई गई कि साक्षी मलिक ने प्रदर्शन से दूरी बनाने का फैसला किया, लेकिन फिर साक्षी ने खुद ट्वीट किया खबर गलत है, ना पीछे हटे ना हटेंगे, पहले की तरह प्रदर्शन में शामिल रहेंगे। बजरंग पूनिया ने भी बाकायदा वीडियो बनाया कि इन अफवाहों का मकसद है प्रदर्शन को तोड़ना। साक्षी मलिक भारतीय रेलवे में खेल अधिकारी, उनके पति सत्यव्रत कादियान जिन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ खेलों में कुश्ती में सिल्वर जीता, वो भी प्रदर्शनों में शामिल रहे और रेलवे में वरिष्ठ क्लरिकल पद पर हैं। बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD के रूप में कार्यरत हैं। तीनों 31
29 मई को अपनी अपनी नौकरी पर लौटे तो सवाल उठने लगे कि क्या पहलवानों का आंदोलन कमजोर पड़ गया। इसे गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई मुलाकात के साथ भी जोड़कर देखा जाने लगा। दरअसल 3 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने सरकारी निवास पर प्रदर्शनकारी पहलवानों से मिले थे। बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ उनके कुछ कोच भी बैठक में शामिल हुए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ने पहलवानों के मामले की सही जांच और उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पहलवानों ने ब्रजभूषण को गिरफ्तार करने की मांग उठाई, लेकिन 2 घंटे चली ये बैठक इस बिंदु पर बेनतीजा रही। पहलवानों की माने तो अब भी ब्रजभूषण गिरफ्तारी की मांग पर वो कायम है, कह रहे हैं नौकरी के साथ आंदोलन जारी रखेंगे। इस मसले पर पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुहास पलिशकर ने आज एक आर्टिकल लिखा है कि बतौर समाज हमारे सामने कुछ नैतिक सवाल हैं कि हम इस मसले से विचलित हैं जो उनके साथ घटा। उसके ब्यौरे से पुलिस के पहलवानों को घसीटने से संविधान की प्रस्तावना में डॉक्टर अंबेडकर ने एक शब्द डाला था, फ्रेटर्निटी। ये शब्द पुलिस, प्रशासक, अदालतों और हम पर एक समाज के रूप में बड़ी जिम्मेदारी डालता है कि हमारी राष्ट्रीयता और हमारा संवैधानिक लोकतंत्र नागरिकों के बीच का जो जुड़ाव है, जिसे कहीं सिस्टरहुड कहा जाता है, कहीं ब्रदरहुड, इस पर कायम है। इसीलिए ये बेहद ज़रूरी है कि मामला जल्द से जल्द अपने लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचे। न्याय सिर्फ प्रक्रिया की बात नहीं होती, न्याय का सिद्धांत कहता है कि ये होना चाहिए और समाज को लगना भी चाहिए कि न्याय हुआ। ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी है कि कोई उस पर ये इल्ज़ाम न लगाए कि वो सिर्फ इसलिए कार्रवाई से हिचक रही है कि आरोपी सत्ताधारी पार्टी का सांसद है। जाँच के बाद कौन सही या गलत साबित होगा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन जब तक नतीजे हमारे हाथ नहीं आते तब तक सिस्टम फेयर रहे, फेयर लगे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।